हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ गीतांजलि के साथ। 2 महीने बाद गीतांजलि स्कूल पहुंची। उसने देखा इन 2 महीने में स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया है और उनकी जगह कोई नया प्रिंसिपल आकाश गुप्ता आ गया है। अभी 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है। जैसे ही गीतांजलि ने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो उसकी एक सह अध्यापिका ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, कम से कम घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा मन तो बहलेगा। आज नए प्रिंसिपल ने मीटिंग रखी है दोपहर में। मीटिंग दोपहर में हो गई। आज बड़े दिनों के बाद गीतांजलि को घर से बाहर आकर बड़ा अच्छा लगा। सोचने लगी नए प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, सरल और सौम्य। सोचते सोचते कब घर आ गया पता नहीं चला। पति मयंक की अचानक हुई मौत के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। मयंक और गीतांजलि की शादी को 4 साल हो गए थे, पर उसकी शादीशुदा जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी गीतांजलि, जिसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। गीतांजलि की शादी मयंक से हुई। गीतांजलि बहुत ही खुश थी। पलकों पर कई सपने ले ससुराल आ गई, पर जल्द ही मयंक ने उसके सारे सपने चूर चूर कर दिए। मयंक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था और साथ ही रोज शराब पीकर घर आता। गीतांजलि को रोज सूखे फूल की भांति मसक देता। उसकी इच्छाएं, भावनाएं उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती थी। जब गीतांजलि इस बात का विरोध करती तो उसे अपशब्द कहता और मारपीट भी करता। मयंक अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसका कपड़ों का बिजनेस था। माँ बाप के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। शराब उसकी जिंदगी थी, उसके बिना एक दिन भी वो नहीं रह सकता था। गीतांजलि ने बहुत कोशिश की कि मयंक इस शराब को छोड़ दे, पर शराब मयंक की जिंदगी बन गई थी। शाम को अपनी दुकान बंद कर देर रात तक दोस्तों के साथ महफिल जमती। फिर नशे में लड़खड़ाते कदमों से मयंक घर आता और आते ही गीतांजलि पर टूट पड़ता। यदि वो इनकार करती तो उसे बेरहमी से पीटता। शादी के बाद उसकी हर रात दर्द में ही गुजरी। 2 महीने पहले की बात है। मयंक शराब के नशे में घर लौट रहा था कि ट्रक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गीतांजलि और उसके सास ससुर सभी बेहद ही दुखी थे। सास ससुर ने तो बेटे के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया था। सभी रिश्तेदार 13 दिन बाद चले गए। मयंक के जाने के बाद गीतांजलि ने अपने सास ससुर को हिम्मत दी, उनके दुख को बांटा, पर माता पिता के लिए अपनी संतान को भूलना आसान नहीं होता। मयंक गीतांजलि का पति था, पर उसके दुर्व्यवहार के कारण गीतांजलि के मन में उसके लिए कोई भी प्रेम नहीं था। गीतांजलि को अपने सास ससुर से बहुत ही लगाव था, क्योंकि सास ससुर ने कभी गीतांजलि को बहू नहीं बेटी माना। वे अपने बेटे मयंक को समझा समझा कर हार गए, पर वो सही की समझता ही नहीं था। बहू की हालत देख सास ससुर दोनों का मन अपराध बोध से भर जाता था। वे गीतांजलि पर बहुत प्रेम लुटाते, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। इसलिए मयंक की मौत के बाद सास ससुर दोनों गीतांजलि की जिम्मेदारी थे। जैसे तैसे अपने 2 साल के बेटे साहिल का वास्ता दे देकर उसने उन्हें जीना सिखाया था। मयंक की मौत के 2 महीने बाद आज वो पहली बार स्कूल गई थी। उसके सास ससुर ने कहा, बेटी घर में इस तरह रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकल, थोड़ा मन लगेगा। मयंक तो चला गया, अब तू ही हमारे लिए सब कुछ है, बेटी बहू बेटा सब कुछ। दुकान का काम हम संभाल लेंगे और साथ ही साथ साहिल को भी तू स्कूल जा। गीतांजलि शादी के पहले उस स्कूल में पढ़ा रही थी, पर मयंक को इस बात से भी आपत्ति थी। वो हर समय गीतांजलि को शक की नजरों से ही देखता। रसोई के काम खत्म कर गीतांजलि बिस्तर पर लेटी। मन सुबह की प्रिंसिपल साहब की मीटिंग में चला गया। पता नहीं उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा जादू था कि गीतांजलि का मन प्रिंसिपल आकाश के बारे में सोच प्रसन्न हो जाता। दिन बीत रहे थे। एक दिन गीतांजलि स्कूल से घर जा रही थी। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। वो पेड़ के नीचे खड़े होकर ऑटो या बस का इंतजार कर रही थी।
तभी आकाश की कार उसके पास आकर रुकी। आकाश ने कार का दरवाजा खोल कहा, मैडम आपको मैं छोड़ देता हूँ, चलिए कहाँ जाना है। गीतांजलि ने टालते हुए कहा, अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। पर आकाश ने हंसते हुए कहा, इस तरह भीगती रही ना तो बीमार हो जाएंगी और फिर छुट्टी के लिए मेरे पास ही आएंगी। ये सुन गीतांजलि चुपचाप कार में बैठ गई। आकाश ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं और घर में कौन कौन है? गीतांजलि ने कहा, मेरा 2 साल का बेटा साहिल और सास ससुर है, यहाँ पास ही की कॉलोनी में रहती हूँ। आकाश ने अचानक से ही पूछ लिया, और आपके पति? गीतांजलि ने धीमे से कहा, अभी 2 महीने पहले ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ये सुन आकाश ने कहा, ओह सॉरी। गीतांजलि ने कहा, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं था इसलिए आपने पूछा। आपके घर में कौन कौन है? आकाश ने कहा, कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई, बस। माता पिता एक हादसे में नहीं रहे और शादी मैंने अब तक नहीं की। तभी गीतांजलि का घर आ गया तो उसने कहा, बस यहाँ रोक दीजिए, ये सामने वाला घर ही मेरा है। गीतांजलि कार से उतरी और आकाश कार ले चला गया। घर जाकर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आराम करने लगी और सोचने लगी, आकाश कितने सुलझे इंसान है, कितनी साफ साफ बातें करते हैं। आकाश के स्वभाव ने गीतांजलि के मन को छू लिया था। अचानक ही मयंक के बारे में सोचने लगी कि शादी के बाद हर रात मैंने दर्द सहा, पर मयंक ने मेरी भावनाओं की कदर ना की। उन रातों को याद कर अब भी मैं सिहर उठती हूँ। मयंक के बारे में सोच मन दुखी हो गया। गीतांजलि को आकाश से बात करना मिलना अच्छा लगने लगा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। एक दिन गीतांजलि स्टाफ रूम में बैठी थी कि चपरासी ने आकर कहा, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जब वो केबिन में आकाश से जाकर मिली तो आकाश ने कहा, कल एक सेमिनार है, मुझे उसमें जाना है, मैं चाहता हूँ कोई मैडम भी साथ चले, क्या आप चलेंगी? गीतांजलि ने धीमे से कहा, जी मैं चलूंगी। गीतांजलि केबिन से बाहर आ गई, कुछ आगे बढ़ी ही थी कि चपरासी ने फिर कहा, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। गीतांजलि केबिन में गई तो आकाश ने कहा, कल सुबह 11 बजे चलना है, ऐसा करना आप मेरे साथ ही चले चलना, खामखा कहाँ परेशान होंगी। गीतांजलि ने कहा, जी सर ठीक है। स्टाफ रूम में आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आकाश के साथ जाने की कल्पना से ही वो रोमांचित हो उठी थी। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सा खुमार छाया हुआ था। फिर अगले ही पल सोचने लगी, मैं विधवा हूँ, कोई कुंवारी लड़की नहीं जो ऐसा सब सोच रही हूँ। अगले दिन 9 बजे अच्छे से फिरोजी रंग की साड़ी और छोटी सी बिंदी लगाकर गीतांजलि स्कूल पहुंच गई। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी आज। कुछ देर बाद सेमिनार में जाने का समय हो गया। जैसे ही गीतांजलि कार में आकाश के साथ बैठी तो आकाश ने उसे देखते हुए ही कहा, आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ये रंग आप पर बहुत जच रहा है। यह सुनते ही गीतांजलि के गाल शर्म से लाल हो गए। सेमिनार खत्म होने के बाद जब गीतांजलि घर पहुंची तो अपने आप को आईने में निहारने लगी। आकाश की बातों ने उसके दिल के तार झंझना दिए थे। वो प्रेम के सागर में डूबने लगी थी। अगले दिन साहिल के डे केयर जाना था। जैसे ही तैयार हो कमरे से निकली तो सास ने उसे देख कहा, आज तो बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में। ससुर जी ने भी कहा, हाँ बेटी इसी तरह रहा कर। ये सुन गीतांजलि सोचने लगी, क्या सबको आकाश का असर हो रहा है जो सब इस तरह मुझे सुंदर कह रहे हैं। एक बार कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा और कहा, ऐसा तो मैंने कुछ खास नहीं किया जो सबको मैं सुंदर दिख रही हूँ, पर यह बात जरूर है अब पहले जैसे बन संवर कर रहने का मन करता है। आकाश के प्रेम में उसका दिल डूबता ही जा रहा था। शादी के बाद जो सजने संवरने की इच्छाएं मयंक के व्यवहार के कारण मर सी गई थी, अब वो फिर से जीवित हो उठी थी। गीतांजलि नोटिस कर रही थी कि आकाश अब उसे किसी न किसी बहाने से केबिन में रोज बुलाने लगे हैं। एक बार गीतांजलि किसी काम के सिलसिले में आकाश के केबिन में गई तो आकाश ने गीतांजलि से कहा, मैं नोटिस कर रहा हूँ आप थोड़ी गुमसुम और खोई खोई सी रहती हैं, थोड़ा खुश रहा करिए। जीवन एक बार मिलता है, उसे खुलकर जीना चाहिए। अतीत को भूल वर्तमान में जीना चाहिए। जो हो गया उसे याद करने से क्या मतलब। अच्छा आज शाम को
आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? गीतांजलि अचानक से ये सुन हैरान थी। धीमे से बोली, नहीं सर, मैं नहीं चल सकती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जो मन में आया कह दिया। तभी आकाश ने कहा, मैं पास ही के कैफे में आपका 6:30 बजे इंतजार करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। आकाश की बातें सुन गीतांजलि के दिल की धड़कनें तेज सी हो गई। बार बार उसके कानों में आकाश के शब्द गूंज रहे थे। उसके मन में एक द्वंद्व सा चल रहा था, जाए या ना जाए। आखिर उसे क्या हो रहा है जो भावनाएं कभी उसके मन में मयंक के लिए नहीं आई और आज वो आकाश के लिए। जाऊं या ना जाऊं, कब स्कूल की छुट्टी हो गई इन सब में पता न चला। घर आकर चाय नाश्ता किया और सबके साथ बैठ बातें करने लगी। घड़ी देखी तो 6 बजने आ गए थे। सोचने लगी, माँ बाबूजी से क्या कहूँ, कैसे जाऊं। तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, किस सोच में डूबी हुई है? ये सुनते ही गीतांजलि सकपका सी गई, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अपने आप को संभालते हुए बोली, आज मेरी स्कूल की मैडम के बेटे का जन्मदिन है, बस वही सोच रही हूँ जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि आते आते रात के 9 तो बज ही जाएंगे। सास ने कहा, चली जा, उसमें क्या सोचना, तेरा मन बहल जाएगा, बस जल्दी आ जाना। गीतांजलि ने कहा, जी ठीक है, और तैयार हो अपनी एक्टिवा से कैफे की तरफ चल दी। मन ही मन उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि कैसे एक कुंवारी लड़की की तरह बहाना बनाया और आई। आकाश का जुनून दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ था कि क्या सही क्या गलत सब कुछ भूल गई थी। आज पहली बार सास ससुर से झूठ भी कहा। गीतांजलि ने कैफे में प्रवेश किया तो देखा आकाश वहां उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही आकाश ने गीतांजलि को देखा तो बोला, मुझे यकीन था आप जरूर आओगी। तो क्या लेंगी, हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? गीतांजलि ने कहा, कोल्ड कॉफी। गीतांजलि को थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी, जिसे देख आकाश ने कहा, आराम से बैठिए, मैं यहाँ आपका बॉस नहीं बल्कि एक दोस्त के समान हूँ। वैसे आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप बहुत ही समझदार हैं, काबिल है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने सास ससुर को माता पिता के समान सम्मान देती हैं। जो हुआ उसे भूल जाएं और खुलकर जिएं। गीतांजलि ने कहा, आपको कुछ पता नहीं, दरअसल मेरे पति। तभी आकाश ने बात को काटते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, स्टाफ के कुछ लोगों से मैंने आपके पति के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपको अतीत की यादों को याद कर अपना वर्तमान नष्ट नहीं करना चाहिए गीतांजलि। आकाश ने पहली बार मैडम ना कहकर उसे उसके नाम से पुकारा था। गीतांजलि ने देखा 7:30 बजने को आ गए। अचानक से बोली, अब मुझे जाना होगा, माँ बाबूजी राह देख रहे होंगे। कहकर घर की तरफ चल दी। घर आकर सीधा वो अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखने लगी और सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? पर ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा के लिए ये सब सोचना भी पाप है। और माँ बाबूजी, साहिल की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? यह सब सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो कपड़े बदल सो गई। अगले दिन स्कूल गई तो फिर उसका सामना आकाश से हो गया। आकाश ने उसे देखते ही कहा, आप जब फ्री हो जाएं तो मेरे केबिन में आना। गीतांजलि जी सर कहकर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद गीतांजलि आकाश के केबिन में गई तो आकाश ने कहा, कल एक सेमिनार है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गीतांजलि ने इनकार करते हुए कहा, और भी अध्यापिकाएं हैं, आप उन्हें मौका दें। आकाश ने कहा, ये मेरे ऊपर निर्भर है, मैं किसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चले। गीतांजलि ने कहा, जी ठीक है, और केबिन से बाहर आ गई। सोचने लगी, क्या हो रहा है मुझे, कहीं आकाश भी मुझे चाहने तो। तभी क्लास में जाने का समय हो गया और गीतांजलि व्यस्त हो गई, पर दिलो दिमाग में उसके आकाश का जादू सा छाया हुआ था। अगले दिन सेमिनार से लौटते समय आकाश ने फिर कार कैफे पर रोक दी और बोला, चलो एक एक कप कॉफी हो जाए। गीतांजलि चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी। कॉफी पीते पीते अचानक से आकाश ने पूछा, और भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? गीतांजलि ने नासमझ होने का नाटक करते हुए पूछा, क्या? मैं समझी नहीं। आकाश ने कहा, जो हुआ उसे भूल आगे बढ़ने और नए तरीके से जीवन जीने के बारे में सोचना चाहिए। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ।
यदि तुम्हें मेरा साथ पसंद हो तो। आकाश ने एकदम खुले शब्दों में अपने मन की बात कह दी। गीतांजलि ने अचानक ही पूछा, एक बात कहूं, यदि आप बुरा न माने तो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आकाश ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, पर मैं करियर बनाने में लग गया। फिर जब शादी के बारे में सोचा तो कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली। हमारे समाज में लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती है और उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, और मुझे मेरे लायक लड़की चाहिए थी, इसलिए अब तक शादी नहीं हुई। बस यही मेरी कहानी है। आकाश की बात सुन गीतांजलि सोचने लगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी और आकाश की जाति अलग है, इससे माँ बाबूजी को भी आपत्ति हो सकती है, पर प्यार जात पात देखकर थोड़ी ही किया जाता है, वो तो बस हो जाता है। गीतांजलि अपने ही विचारों में खोई थी कि आकाश ने पूछा, कहाँ खो गई? गीतांजलि ने कहा, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। आपसे मिलकर मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। मेरे अंदर जीने की इच्छा जन्म लेने लगी। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगता है। मुझे भी आप पसंद है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे ऊपर सास ससुर और बेटे की जिम्मेदारी भी है। मेरे सिवा उनका है ही कौन? मैं ही तो उनका सहारा हूँ। आकाश ने कहा, तो मैं कौन सा उनका सहारा छीन रहा हूँ? मैं कहाँ उनसे अलग होने की बात कर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मुझे भी परिवार चाहिए, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने परिवार जैसा ही प्रेम दूंगा। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। गीतांजलि ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी, और घर आ गई। 2 दिन से गीतांजलि स्कूल नहीं गई। फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। गीतांजलि रसोई में खाना बना रही थी कि तभी सास ने आवाज देते हुए कहा, बेटी तुमसे मिलने कोई आया है। गीतांजलि ने देखा आकाश है। वो उसे देख हैरान परेशान हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए सास ससुर से बोली, ये आकाश जी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल। आकाश ने गीतांजलि के सास ससुर के पैर छुए। तभी ससुर जी ने गीतांजलि से कहा, ये वही है ना जिनका तू अधिकतर जिक्र करती है? बहुत तारीफ सुनी है आपकी गीतांजलि से। आकाश ये सुन मुस्कुरा दिया। गीतांजलि के ससुर ने कहा, आज खाने में दाल बाटी और चूरमा बना है। पहले खाना खाते हैं, फिर बातें करेंगे। सबने खाना खाया। फिर आकाश ने गीतांजलि से कहा, एक जरूरी मीटिंग है कल। आप 2 दिन से स्कूल भी नहीं आई, तो सोचा खुद आकर बता दूं और हाल चाल भी पूछ लूं। इतना कहकर आकाश चला गया। आकाश के जाने के बाद गीतांजलि की सास ने कहा, बहुत ही अच्छा इंसान है ये, सीधा सरल। गीतांजलि ने कहा, जी माँ जी, उनके आने से स्कूल में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद तो अक्सर छुट्टी वाले दिन आकाश कोई न कोई बहाना बनाकर गीतांजलि के घर आने लगा। साहिल भी आकाश से घुल मिल गया। कई बार वे सभी को बाहर घुमाने भी ले जाता। एक दिन बातों बातों में आकाश ने गीतांजलि के ससुर जी से कहा, मैं गीतांजलि से शादी करना चाहता हूँ। आकाश की बात सुन सास ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद कोई उत्तर न मिलने पर आकाश चुपचाप वहां से चला गया। उसके बाद घर में एक तनाव सा छा गया। सास ससुर ने गीतांजलि से बात करना ही बंद कर दी। गीतांजलि ने माहौल को बदलने की बहुत कोशिश की, कर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो स्कूल से लौटी, तब उसने सास ससुर की बातें सुनी। सास ने कहा, हमने सदा उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमें ही बेसहारा करने का सोच लिया। बेटे के जाते ही आशिक बना लिया, और ऊपर से वो लड़का आकाश हमारी जात का भी नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? हमारी आजादी का उसने गलत फायदा उठाया। बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। कहते हुए सास रोने लगी। गीतांजलि सोचने लगी, ये सब क्या हो गया? मैंने दोनों को बहुत दुखी कर दिया। उन्हें मेरे सहारे की बहुत जरूरत है, और इस उम्र में मैंने ही उन्हें। अगले दिन वो स्कूल गई और बिना कुछ सोचे ही आकाश के केबिन में गई और बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आकाश ने पूछा, क्या हुआ? तो गीतांजलि ने कहा, आप शाम को मुझसे बाहर मिले, मैं आपको सब बताती हूँ। स्कूल के बाद दोनों स्कूल के पास वाले गार्डन में मिले। गीतांजलि ने घर के माहौल और सास ससुर की सोच के बारे में सब कुछ आकाश को बताया, जिसे सुन आकाश ने कहा, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। गीतांजलि ने कहा, यदि आप घर आए तो मेरे सास ससुर और गुस्सा हो जाएंगे। आकाश ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शाम को आकाश घर आया। सास ससुर का उसे देख मुंह बन गया। उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई अपराधी हो।
पर आकाश ने उनके पैर छुए और कुछ बातचीत करने के बाद गीतांजलि के ससुर का हाथ थाम बोला, बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता हूँ? यदि आप बहू को बेटी बनाकर उस पर इतना प्रेम लुटा सकते हैं जिससे वो अपने बारे में ना सोच आपके बारे में पहले सोचे, तो क्या मैं आपकी बेटी का जीवन भर के लिए हम सफर नहीं बन सकता? मैं मानता हूँ जात अलग है, पर क्या जात ही सब कुछ होती है? क्या मैं और गीतांजलि मिलकर आपकी माँ जी की और साहिल की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं? गीतांजलि के ससुर जी ने कहा, बहू की जो मर्जी हो वो करे, हमने उसे नहीं रोका। उसे कैसे किसके साथ रहना है ये निर्णय लेने की उसे पूरी आजादी है। कठोर शब्द कहकर वे उठकर अपने कमरे में चले गए। तभी सास ने कहा, बहू और साहिल चले गए तो हम अकेले हो जाएंगे। हमारा बेटा तो पहले ही हमें छोड़कर चला गया, अब ये भी। कहते हुए वे रो पड़ी। आकाश ने कहा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं, साहिल और गीतांजलि अलग रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। जब मैंने गीतांजलि से शादी की बात कही तो उसने सबसे पहले यही शर्त रखी कि माँ बाबूजी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आपका बेटा बन आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरा यकीन कीजिए, आपको मैं कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे भी माँ बाबूजी मिल जाएंगे, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। मुझे अब यह अकेलापन खलता है माँ जी। मैं आप सबका जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कुछ देर बाद आकाश चला गया। तब गीतांजलि के ससुर ने उसकी सास से कहा, हमें गीतांजलि की शादी कर देनी चाहिए। उसने कितने दुख देखे हैं, हमारे बेटे ने कितने जुल्म किए हैं उसके ऊपर। शादी के बाद कितना दर्द सहा है उसने। सास ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसकी जात का तो सोचिए, मुझे तो ये बात सही नहीं लग रही। ससुर ने कहा, जात से क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो सोचो, हम कब तक बहू के साथ रहेंगे? वो और साहिल अकेले हमारे जाने के बाद कैसे रहेंगे? बहू कब तक नौकरी करेगी और साहिल की जिम्मेदारी उठाएगी? कम से कम पति पत्नी दोनों मिल साहिल की जिम्मेदारी उठाएंगे और साहिल को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। सास ने कहा, बात तो सही है, हमें जात से क्या? आकाश अच्छा इंसान है, हमें माँ बाबूजी जैसा मान सम्मान देता है और साहिल के भविष्य का भी सोचना है हमें। गीतांजलि ने भी बहुत कष्ट देखे हैं। अगले दिन गीतांजलि के ससुर जी ने कॉल कर आकाश को घर आने को कहा। आकाश आया तो उससे बोले, बेटा हमें माफ कर दो, हम बूढ़ा बूढ़ी स्वार्थी हो गए थे, अपने बारे में सोचने लगे थे। हमने बहू और पोते के भविष्य के बारे में तो सोचा ही नहीं कि हमारे बाद उनका क्या होगा। गीतांजलि हमारी बहू है, पर उसने सदा हमें बेटी जैसा प्यार दिया, कभी भी हमारे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। लोग पता नहीं क्यों बहू को बेटी नहीं समझते, पर गीतांजलि ने बहू होने के बावजूद सारे बेटी के फर्ज निभाए। हमें उस पर फक्र है। गीतांजलि ने बहुत दुख देखे हैं, मेरी तुमसे बस यही विनती है, उसे सदा खुश रखना। गीतांजलि को सब सुनकर हैरानी हुई। उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, उन्होंने भी उस पर आशीर्वाद दे सीने से लगा लिया। गीतांजलि ने कहा, आप मेरे सदा माँ बाबूजी ही थे और रहेंगे, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। आकाश ने भी गीतांजलि के सास ससुर के पैर छुए, उन्होंने उस पर आशीर्वाद की बौछार कर दी। सभी खुश थे। आकाश को माता पिता पत्नी बेटा मिल गया था और सास ससुर को आकाश के रूप में बेटा, साहिल को पिता और अच्छा दोस्त, और गीतांजलि को भी अच्छा पति। अब वो अतीत की मयंक की यादों को भूल आकाश के साथ बहुत खुश थी। आकाश उसकी भावनाओं इच्छाओं का मान सम्मान करता, उसे बहुत प्यार करता। इस तरह उनका परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।